देश में कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयानक क्यों है? इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इस बारे में एबीपी न्यूज ने देश के सबसे जाने माने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं दिल्ली में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की रूबिका लियाकत के साथ खास बातचीत। आप जानते हैं केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, और वो जो दूसरी वेव है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है उसने सबको एक बार फिर से डरा दिया है। अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है और इस पर अब बातचीत करने के लिए सबसे खास मेहमान हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर जुड़ चुके हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। रणदीप गुलेरिया जी जो कि एम्स के चीफ हैं, निदेशक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही कि ये केसेस अचानक इतने बढ़ क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? केसेस एकदम बढ़ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि जब हमारे केसेस कम हुए थे और वैक्सीन शुरू हुई थी तो बहुत लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब कोविड खत्म हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 गज की दूरी की ज़रूरत नहीं है, और पार्टीज करना शुरू कर दिया और बाहर घूमना शुरू कर दिया। लेकिन वायरस कहीं गया नहीं था, वायरस यहीं था। और जैसे जैसे ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कम हुआ तो बीमारी एकदम फिर से फैलनी शुरू हुई। उसके साथ हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में कई नए वेरिएंट्स भी आए हैं और वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं, ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। तो अगर ऐसा माहौल हो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना हो, लोग पार्टी करें, क्राउड्स इकट्ठे हों और वायरस भी ज़्यादा फैलना शुरू करें तो एकदम केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, और वही हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो केसेस हमारे बढ़े हैं कुछ हद तक हमारी तरफ से ढील रही है, जिसके कारण ये केसेस एकदम बढ़ गए हैं। एक तो हमारी तरफ से ढील, और क्या ये जो म्यूटेशन की बात हो रही है और ये जो वेरिएंट की बात हो रही है इसकी आप कितनी जिम्मेदारी मान रहे हैं डॉक्टर साहब? तो वेरिएंट एक कारण हो सकता है जिससे वायरस ज़्यादा फैले, और जो केसेस एकदम बड़े हैं, स्टीप राइज जो हम देख रहे हैं कर्व में, वो उसके कारण हो सकता है कुछ एरियाज में। लेकिन चाहे वेरिएंट हो या पुराना वाला वायरस हो जो ओरिजिनल वायरस था, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, अगर मास्क हो, 2 गज की दूरी हो, तो फिर भी वो नहीं फैलेगा। तो फैलना तो इसीलिए हुआ है कि हमने कुछ हद तक अपनी जो हम जो पहले इतने पिछले साल इतने स्ट्रिक्ट थे, पूरी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स किए थे, वो हमने एकदम जनवरी फरवरी में छोड़ दिए, और इसलिए ये जो है वेव एकदम आने शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, यानी आप खुद नहीं रुके तो फिर आपको रोकना पड़ेगा। दैट मीन्स के लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू दोबारा पिक्चर में आएगा। क्या ये एक उपाय हो सकता है कोरोना को रोकने के लिए? आपको लगता है सक्षम उपाय? हमें कई चीजें साथ साथ करनी पड़ेगी। एक तरफ तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी जिससे सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। दूसरी तरफ से हमें जो हम पहले कर रहे थे, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग एंड आइसोलेशन, वो फिर से करना पड़ेगा। जहाँ पर भी केसेस पॉजिटिव आए उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करें, उनको आइसोलेट करें, उसको क्वारंटाइन करें। अगर एरियाज में हम देखें एकदम केसेस बढ़ रहे हैं तो उनको कंटेनमेंट जोन बनाएं। उस एरिया में एक टाइप का लॉकडाउन कर सकते हैं कि वहाँ से कोई बाहर ना जा पाए, और वहाँ पे जो लोग उस एरिया में हैं उनको चाहे खाना हो, चाहे दूध हो, चाहे और चीज़ें वो दी जाए, और वहाँ पे सारे लोगों का टेस्ट हो, जिससे सारे पॉजिटिव वहाँ पे जो है उनको हम आइसोलेट कर पाएँ और उस एरिया से दूसरे एरिया में इन्फेक्शन ना जा पाए। साथ साथ वैक्सीनेशन बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और हमें पूरा ये एफर्ट्स करने चाहिए कि लोग इकट्ठे ना हो, क्राउड्स ना बने, और लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं। अगर बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल को भी अवॉइड करें, तभी हमारे केसेस कम हो पाएंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि फौरन क्या करने की ज़रूरत है, क्या इनमें से एक चुना जा सकता है या फिर इन सबको साथ लेंगे तभी जाकर कोरोना से लड़ सकते हैं? इन सब चीज़ों को साथ करना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक ऑल ऑफ दीज इन पैरेलल, एक के बाद एक नहीं कर सकते। साथ साथ सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी हमारे केसेस जो हैं वो कम होंगे, नहीं तो ये पीक और बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं एक मदर्स ग्रुप में हूँ, सोशल ग्रुप में। आज वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण फैलता चला जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नई वेव आई है ये क्या किसी ख़ास एज ग्रुप में फैल रही है, जैसे आजकल माएँ डिस्कस कर रही हैं, बच्चों में, नौजवानों में? तो ये जो नए केसेस आए हैं, अभी तक ये देखा गया है कि ये यंगर एज ग्रुप में, नौजवानों में ज़्यादा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसका वायरस से लेना देना कुछ नहीं, इससे बिहेवियर के कारण है। क्योंकि जो यंगर एज ग्रुप है
उनमें जो है कोविड का डर कम हो गया है। उनको लगता है कि हमें तो माइल्ड इलनेस ही होगी, हमें कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं होगी, जो एक गलत धारणा है। क्योंकि मैं उनको 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो कि अगर आपको माइल्ड इलनेस हुई लेकिन आप अपनी बीमारी अपने घर लेके जाएँगे, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आप उनको बीमारी दे सकते हो और उनको सीरियस इलनेस हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि हम जानते हैं कि कोविड के बाद भी आपको कई प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, जिसको हम लॉन्ग कोविड भी कहते हैं या पोस्ट कोविड सीक्वेले, ब्रेन फॉग, बॉडी एक्स, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। तो कई जो यंग लोग हैं जो कोविड से रिकवर हुए हैं, उनको 4-6 महीने तक काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इसको लाइटली ना लें। और इसीलिए क्योंकि यंग जनरेशन इकट्ठी हो रही है, बाहर ज़्यादा जा रही है, पार्टी ज़्यादा कर रही हैं, तो इसीलिए इस ग्रुप में केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यंग एज के लोगों में ये कोरोना केसेस दिख रहे हैं। और अगर मैं बच्चों की बात करूं सर, स्पेसिफिकली इन किड्स, बच्चों में भी कुछ हद तक रिलेटिवली, जैसे लास्ट टाइम के रिलेटिवली देखें, बिकॉज ये रिलेटिव चीज़ है, तो हाँ। अभी तक उनमें भी थोड़े ज़्यादा हैं। और उसमें भी ये माना जा रहा है कि क्योंकि बच्चों में हमने पिछले साल बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था कि हमने उनको बाहर नहीं जाने दिया, बहुत प्रिकॉशंस रखे थे। अब उसमें भी ढील आ गई है, कई जगह तो स्कूल भी खुल गए हैं और उसके कारण जो है मिक्सिंग शुरू हो गई है बच्चों में भी। और क्योंकि उनमें कोई इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं हुआ है, उनमें भी केसेस इस दफ़ा बढ़े हैं। डॉक्टर गुलेरिया, जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ तो बहुत लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो आगे ना वो बंदूक आ चुकी है हमारे पास, उसमें वो गोली आ चुकी है जो कोरोना को ख़त्म कर देगी। लेकिन ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है और इसीलिए भी ये वेव देखने को मिल रही है? कोई कनेक्शन? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन एक माध्यम है जिससे हम कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वो एक मैजिक बुलेट नहीं है। क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो 2-3 चीज़ें करती है। एक तो वैक्सीनेशन का असर आने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, दूसरे टीके के 2 हफ्ते बाद ही आपको ऑप्टिमम प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा, वैक्सीनेशन आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी, इन्फेक्शन से नहीं। इनमें अंतर क्या है? बेसिक इशू ये है कि अगर आपने टीका लगाया है तो आपको सीवियर इलनेस नहीं होगी, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे, आपको कोविड के कारण डेथ के चांसेस कम हैं। लेकिन आपको तब इन्फेक्शन थोड़ा हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हो या माइल्ड इन्फेक्शन हो और आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आप औरों को इन्फेक्शन भी दे सकते हैं, यू आर स्टिल इन्फेक्शियस। तो ऐसे वैक्सीन ऐसी नहीं है कि आपने वैक्सीन लगाई और आपको कोविड बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको माइल्ड कोविड फिर भी हो सकता है। और हमें यह भी समझना चाहिए कि वैक्सीन की एफिकेसी ट्रायल में भी 80% तक की थी, 70 to 80%। इसका मतलब कि 20 से 30% लोग ऐसे भी होंगे जो वैक्सीन लेने के बाद भी इतने प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। इसीलिए वैक्सीन के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है अगर हमने इस लड़ाई को जीतना है। ओके। और जो मेरा मेन सवाल है वो ये है कि आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन अभी धीमी रफ्तार से चल रहा है? वैक्सीनेशन जो है वो ठीक रफ्तार से चल रही है। हमारी वैक्सीनेशन का जो बेसिक एम है वो 2 एम थे। एक तो ये है कि हम वैक्सीनेशन के कारण मोर्टेलिटी कम करें, डेथ्स कम करें, लोग कोविड के कारण ना मरें। इसलिए यही वैक्सीनेशन का सबसे पहले उद्देश्य था कि हाई रिस्क ग्रुप जो हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको पहले वैक्सीन दें। दूसरा ये था कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है और जो ये कोविड की लड़ाई में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो ज़्यादा बीमार ना हो, क्योंकि अगर वो ही बीमार हो गए तो फिर हम आगे कैसे ये लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हम उस मकसद से वैक्सीनेशन शुरू किया और मेरा ये मानना है कि वो दोनों की रफ्तार काफ़ी ठीक है, ठीक ढंग से चल रहे हैं। क्योंकि हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास जो सप्लाई है उसी के हिसाब से हम अपनी डिमांड मीट कर पाएँ। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पहले जो हमारा टारगेट था उसमें एक तो बुज़ुर्ग लोग थे, एक मॉर्बिड लोग थे। अभी आपने कुछ देर पहले ये बताया कि जवान जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी अब कोविड होने लगा है और ज़्यादा होने लगा है रिलेटिवली। तो क्या वक्त आ गया है कि सारे एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना शुरू कर देना चाहिए? आपके पर्सनल व्यूज़ क्या हैं? नहीं, ऐसा वक्त नहीं आया, क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि ऑल्दो हम यंगर जनरेशन में उस कोविड ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए देख रहे हैं कि उनमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। लेकिन अगर यही कोविड जो है ओल्डर एज ग्रुप में फैल गया और उनको हम पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं कर पाए, तो हमारे डेथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेथ्स तो उन ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा होंगे, यंगर एज ग्रुप में नहीं होंगे। अगर हमें लोगों को कोविड के कारण मरने से बचाना है,
तो ये बहुत जरूरी है कि हम ओल्डर एज ग्रुप को पहले वैक्सीनेट करें। दूसरा ये कि अगर हम ये कहें कि हम सारों को वैक्सीनेट करें, मतलब 18 साल से उम्र के लिए सबको वैक्सीनेट करें, तो हमें अपने आंकड़े भी पूरे देखने चाहिए कि कितने डोजेस हमें चाहिए। अगर हम 18 साल से उम्र की सब पॉपुलेशन को देखें तो लगभग 97 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन बनेगी। हम कह सकते हैं कि 1 बिलियन हम हैं जो एडल्ट पॉपुलेशन में आते हैं। तो हमें 2 बिलियन डोजेज चाहिए होंगे, क्योंकि इस वैक्सीन के 2 डोजेज हैं। 2 बिलियन डोजेज जो हैं अभी हमारे पास एकदम अवेलेबल नहीं है। अगर हम सारे दुनिया के डोजेज भी इकट्ठे कर दें तो भी इतने डोजेज हम नहीं दे पाएंगे। अभी हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो इसीलिए ग्रेडेड है, क्योंकि जितने डोजेज हैं उतने ही हमें वैक्सीन देनी चाहिए, और उनको देनी चाहिए जो प्रायोरिटी ग्रुप में है। और ये WHO ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई है, यूरोप ने भी अपनाई है, US ने भी यही अपनाई है कि प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि किसी देश के पास इतनी वैक्सीन नहीं है। हम जो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं वो अगर आप यूरोप के मुकाबले में देखो तो हमने वैक्सीनेशन जितनी जर्मनी की पॉपुलेशन है उतनी वैक्सीनेशन अभी कर दी। कई यूरोप के देशों से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर पाए हैं और अपने हाई रिस्क ग्रुप में को कवर कर पाए। तो हमें उसी तरह से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सारे सबके लिए खोल देंगे तो कई लोगों को वैक्सीन एकदम नहीं मिल पाएगी और उसके कारण डेथ्स बढ़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे इस बार के सिम्टम्स आपको लीड कर सकते हैं कि अब टाइम आ गया है, आप अपना टेस्ट करवा दीजिए, डॉक्टर से मिल लीजिए? क्या नए तरीके के सिम्टम्स हैं? सिम्टम ज़्यादातर वही हैं, जुकाम, नज़ला, बुखार, गले में खराश, बॉडी एक्स। कुछ लोगों को जो हम देख रहे हैं इस दफ़ा थोड़ा सिम्टम जो रिलेटिवली ज़्यादा लग रहे हैं वो पेट खराब होना, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। वो भी पहले भी था, लेकिन इस दफ़ा कभी लग रहा है कि शायद वो रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन सिम्टम्स वही हैं। और अगर आपको बुखार हो, जुकाम, नज़ला हो, गले में खराश हो या बुखार के साथ नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो, तो आप अपने टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप पता चले कि आपको कोविड है या नहीं है, और आप अपने आप को आइसोलेट कर पाएं, जिससे आपके घर के और लोगों में ये इन्फेक्शन ना फैले। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, लोग अभी भी कोरोना की दूसरी वेव से कम और लॉकडाउन से ज़्यादा डर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं ये कहूँगा कि अगर हमें लॉकडाउन से बचना है और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस स्पाइक को कम करें, केसेस भी कम हो और ये जल्दी से ब्लंट हो जो कर्व है, तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाना पड़ेगा। अगर हम वो पूरी तरह से करें कि क्राउड्स ना इकट्ठे होने दें, सब लोग अपना मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल रोक दें और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, तो ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम तोड़ सकते हैं, केसेस कम कर सकते हैं और लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो देश के एक एक शख्स तक इस वक्त पहुंचनी ज़रूरी थी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को सुनने के बाद बहुत जिम्मेदारी के साथ अब देश का एक एक बाशिंदा 2 गज की दूरी, मास्क और अपने आप को प्रॉपर, जिसे आप कह रहे हैं कोविड का प्रॉपर तरीका, उससे लड़ने का अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो बता रहे थे कि इसे ख़त्म करने का तरीका यही है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखा आपने, रूबिका ने अत्यंत महत्वपूर्ण बातचीत की। निदेशक हैं एम्स के रणदीप गुलेरिया उनके साथ, और जो जो बातें उन्होंने बताई, उम्मीद है कि आप उन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। वैक्सीन लगना ही पूरी तरह बचाव नहीं है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।